नमस्कार, कुरुक्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। 2024 के लिए कांग्रेस की कितनी सीरियस है, कितनी एक्टिव है, उसकी क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रैटेजी है, इन सारे सवालों का एक ही जवाब है, अध्यक्ष पद का चुनाव। कांग्रेस में नए अध्यक्ष के चुनाव में पार्टी के सारे रंग सामने आ गए हैं। सबसे पहले G23, फिर शशि थरूर, फिर अशोक गहलोत, फिर दिग्विजय सिंह, उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मनीष तिवारी और पूरी परिक्रमा के बाद आखिरकार वही मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी ने तय कर लिया है कि वो पद नहीं लेंगे, सिर्फ पद यात्रा करेंगे। अशोक गहलोत जैसे वफादार ने एन वक्त पर 10 जनपद को ठेंगा दिखा दिया। G23 वाले शशि थरूर चुनाव लड़ने पर आमदा हैं। दूसरी तरफ बीजेपी है। मोदी गुजरात में दूसरे दिन पसीना बहा रहे हैं। पूरी पार्टी एक लय में है, एक सुर में है, एक नेता के अंडर में एक विचार पर काम कर रही है। मोदी का चेहरा बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। उधर कांग्रेस के पास मुकाबले में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। खड़गे को अध्यक्ष बनाना जिस तरह 10 जनपद ने प्रेस्टीज इश्यू बना लिया है, क्या उसके बाद ये माना जाए कि कांग्रेस 2024 तक गुटबाजी को ही खत्म करने में उलझी रहेगी? क्या खड़गे को अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस मोदी को 2024 के लिए वॉकओवर दे रही है? क्या मोदी के सामने मल्लिकार्जुन खड़गे टिक सकते हैं? इन सारे सवालों के जवाब तलाशेंगे कुरुक्षेत्र में, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता बीजेपी, अखिलेश प्रताप सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, हर्षवर्धन त्रिपाठी, सीनियर जर्नलिस्ट। आप सभी का बहुत स्वागत है। अखिलेश प्रताप सिंह जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूं, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो गुजरात में अपने मिशन की शुरुआत कर चुके हैं, बिगुल फूंक चुके हैं। दूसरी तरफ सर आपकी पार्टी है, अध्यक्ष कौन बनेगा, इसी में बीते कई दिनों से भागदौड़ हो रही थी। हालांकि 2 नाम फाइनल हो गए, सबके सामने भी आ गए। कैसे चुनौती दीजिएगा? देखिए, कम से कम हिंदुस्तान में एक ऐसे राजनीतिक दल है कांग्रेस नाम का कि जहाँ पे इंटरनल लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है बीजेपी की तरफ से कि हमारे दो ने तय कर लिया कि नड्डा साहब आगे भी रहेंगे। काम खत्म हो गया। और मोदी जी खुद चुनौती है मोदी जी के लिए। मोदी जी का कोई पुराना भाषण आप दोबारा दिखा सकती हैं जो उनके वादों का है? आप नहीं दिखा सकती। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पे रहते हुए रोजाना इतने झूठे और असत्य बोलता हो कि उसके वादों की दोबारा रिप्ले नहीं किया जा सकता हो, इतनी जवाबदेहियां उनकी हैं कि उसका वो जवाब नहीं दे सकते। वो व्यक्ति की चुनौती कहीं है ही नहीं है। यात्रा चल रही है, देख लीजिए। आप लोगों को दिखे या ना दिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देश देख रहा है। भारत जोड़ो यात्रा में देश की आवाज आ रही है। एक तरफ मोदी जी की आवाज है, दूसरी तरफ पूरे देश की आवाज है। मोदी जी अपनी मन की बात करते हैं, सिर्फ अपनी सत्ता की बात करते हैं और असत्य बोल करके, झूठे शब्दबाग दिखा करके वोट लेते रहें। अब वो नहीं होना है। दूसरी तरफ आम जनता की आवाज है। अखिलेश जी, चूंकि आप भारत जोड़ो यात्रा को बीच में लेकर आ गए हैं सर, इसलिए मुझे सवाल करना होगा। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, दूसरी तरफ राजस्थान में क्या हुआ, और आपके अपने ही अध्यक्ष पद के तो नाम उम्मीदवारी के तौर पर तय करने पर क्या हुआ सर? ये भी तो देख रहा है पूरा देश। बहुत आप लोग की हिम्मत की मैं दाद देता हूं कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया चल रही है, उस पर आप लोग प्रश्न उठा रहे हैं। बड़ा कलेजा चाहिए इस तरह के प्रश्न करने के लिए भी, क्योंकि और तो कहीं लोकतंत्र है नहीं किसी दल में। हम तो कुछ भी करेंगे, मीडिया के हमारे कुछ भाई और बीजेपी और आरएसएस उससे सहमत जिस दिन होने लगेंगे, उस दिन हमें चिंता का विषय हो जाएगा। चलिए, मीडिया को छोड़ते हैं। तो हमें अपनी पार्टी का जवाब दे दीजिए। आपके सवालों से या बीजेपी और आरएसएस के सवालों से हमें नहीं चिंता है, क्योंकि ये दिखाता है कि हम सही हैं। आपके इस तरह से परेशानियां, इस तरह से परेशानी भरे आपके सवाल हमें दृढ़ मजबूत कर रहे हैं कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। मैं अखिलेश जी इस बहस में आपसे पढ़ूंगी नहीं सर, वरना मेरी सारी चर्चा एंकर वर्सेस अखिलेश प्रताप सिंह हो जाएगी। मैं इस बहस में पढ़ूंगी नहीं सर आपसे। मैं तो सवाल आपसे आपके अखिलेश पद को लेकर, माफ कीजिएगा, अध्यक्ष पद को लेकर पूछ रही हूं, और चूंकि आपने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया तो उसको लेकर पूछ रही हूं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया है सर, पहले अशोक गहलोत का नाम सामने आता है, फिर दिग्विजय सिंह पर्चा ले लेते हैं, उनका नाम सामने आता है, फिर रातों रात नाम बदल जाता है। दिग्विजय सिंह कहते हैं जी मैं पर्चा नहीं भरूंगा, मुझसे सीनियर लीडर हैं खड़गे, वो पर्चा दाखिल कर रहे हैं, मैं उनका प्रस्तावक बन
बन जाऊंगा। इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं कि रातों रात कैसे हुआ। यही तो मेरे लिए बहुत बड़ी विजय की बात है, संतुष्टि की बात है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, उसको आप जो है अलग चश्मे से देख रहे हैं, उसमें आप मीन मेख निकाल रहे हैं। और लोकतंत्र और किसे कहते हैं भाई? जब पार्टी में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अध्यक्ष चुनने की आज़ादी है तो कोई पर्चा खरीद रहा है, कोई भर रहा है, कोई नहीं भर रहा है, कोई भरेगा, कोई लड़ेगा। तो यही तो लोकतंत्र है। अपना अपना लोग देखते हैं कि हम किस स्थिति में हैं, अब सिचुएशन क्या है, मैं लड़ने लायक हूँ कि नहीं, जीतने लायक हूँ कि नहीं, मुझे लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। तो और क्या लोकतंत्र होता है? यहाँ तो किसी को कभी दूसरे दल में तो सपने में भी नहीं कोई सोच सकता, बीजेपी में या और दलों में, कि हम भी कभी चुनाव लड़ सकते हैं या हमारे दल में भी कभी चुनाव हो सकता है। एक दलित जितना बड़ा, पहले दिग्विजय सिंह अपने आप को सक्षम मान रहे थे सर, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे को शायद अचानक से सपना आया कि उन्हें भी चुनाव लड़ लेना चाहिए, फिर वो चुनावी मैदान में कूद गए और दिग्विजय सिंह ने अपने आप को अलग कर लिया। लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। खैर, शहजाद पूनावाला जी इस पर जवाब दे दीजिए। अखिलेश प्रताप सिंह जी, सुनिए। बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है सर। मैं बुराई कहां कर रही हूँ अखिलेश जी, मैं तो सिर्फ सवाल उठा रही हूँ। शहजाद पूनावाला जी, इस बात का जवाब दीजिए। लोकतंत्र यही, इसी को तो लोकतंत्र बोलते हैं। ठीक है ना सर, लोकतंत्र की परिभाषा शहजाद जी से पूछ लूं। लोकतंत्र आपने अपने जवाब में कई बार बीजेपी का नाम लिया है, बीजेपी बैठी है, जवाब तो लेने दीजिए। शहजाद जी जवाब दीजिए इस बात का जो अखिलेश जी ने तमाम बातें कही हैं कि हमारी पार्टी में तो लोकतंत्र है, आपकी में नहीं, और इसी लोकतंत्र के सहारे हम 2024 की नैया पार लगाएंगे। देखिए, मुझे उम्मीद है कि अखिलेश जी मुझे भी उसी धैर्य से सुनेंगे जैसे मैंने उनको सुना, और बीच में नहीं बोलेंगे, अपने अपनी बारी में सब बोले। देखिए, अखिलेश जी की समस्या ये है कि उन्होंने दंगल को डेमोक्रेसी मान लिया है। किस प्रकार का दंगल हो रहा था बताइए इस बात को। परसों तक इनके प्रवक्ता आकर कह रहे थे अशोक गहलोत से कोई बेहतर कैंडिडेट नहीं है, गौरव वल्लभ ने ट्वीट भी किया था। अब क्योंकि अशोक गहलोत ने जयपुर में इनके साथ परिवार के साथ बेवफाई की, तो गुस्ताखे परिवार की एक ही सजा, अशोक गहलोत अध्यक्षता से जुदा हो गए। अब इन्होंने कहते कहते कह दिया कि एक दलित समाज के व्यक्ति अध्यक्ष बनेंगे। भाई ये चुनाव है ना, आपने पहले से ही सिलेक्ट कर दिया है क्या? खड़गे जी ही बनेंगे, ये आपको कैसे पता? मतलब ये चुनाव तो है नहीं, ये तो अगले रिमोट कंट्रोल की खोज है। ये तो खुद उनके मुंह से निकलते निकलते निकल गया है। मतलब कि ये फिक्स्ड मैच है, और ये फिक्स्ड मैच है ये केवल इन्होंने ही इसका खुलासा नहीं किया है। इससे पहले चिदम्बरम जी ने कहा, उनका वक्तव्य है, उन्होंने कहा कि अध्यक्ष चाहे कोई भी बने, प्री एमिनेंट पोजीशन गांधी की होगी, मतलब सुनी उन्हीं की जाएगी। के मुरलीधरन इनके केरल के कांग्रेस के बड़े नेता है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, उन्होंने कहा कि नेहरू परिवार जिस पर हाथ रखेगा वही अध्यक्ष बन सकता है। इसका मतलब, और इनके 5 सांसदों ने पत्र लिखकर यह भी कहा कि इलेक्टोरल रोल्स में डेलीगेट्स बनाने की पूरी प्रक्रिया में बहुत गड़बड़ी है। चलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, मैं इनसे एक सवाल पूछता हूं। ये हमारे चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते, मैं उसका जवाब दूंगा, पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आर्टिकल 19 जो संविधान है कांग्रेस का, उसके तहत 23 जो CWC के सदस्य है उसमें से 12 को चुनाव करके चुनकर लाना है। ये मुझे वो 12 सदस्य के नाम बता दे, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने हमारी पार्टी की बात की कि भाई हमारी पार्टी में 2-2.5 लोग तय करते हैं, ये उनका वक्तव्य था। मैं आपको बता दूं प्राची जी, पिछले 24 वर्ष की बात कर लेते हैं। 9 अध्यक्ष हमारे हुए, जन कृष्ण मूर्ति से लेकर JP नड्डा जी, सभी का चुनाव हुआ है। और हमारे चुनाव की विश्वसनीयता यह है कि 20 जनवरी 2020 में जब JP नड्डा जी का चुनाव हुआ, उससे पहले 75% मंडल समिति, 75% बूथ समिति, 75% राज्य की इकाइयां और 75% जो हमारी नेशनल एक इलेक्टोरल कॉलेज बननी है, उसका सारा डेटा चुनाव करवाकर हमने इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। हाँ, निर्विरोध चुनाव हुआ। निर्विरोध चुनाव होना इसका मतलब यह नहीं है कि वो चुनाव नहीं है। प्रक्रिया क्या है वो ज्यादा जरूरी है, और प्रक्रिया क्या इनके यहां फॉलो हो रही है। मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। ये हमेशा बात करते हैं जितेंद्र प्रसाद की कि वहां पर भी चुनाव हुआ था सोनिया जी के खिलाफ। ये जितेंद्र प्रसाद जी का आखिरी इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने कहा कि ये मैच पूरी तरह से फिक्स्ड मैच थी। क्या जितेंद्र प्रसाद जी झूठ बोल रहे हैं क्या? तीसरा उदाहरण देता हूं, सीताराम केसरी जी, जो इस पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के एक अध्यक्ष रहे, जो पिछड़े समाज से आए थे, क्योंकि उन्होंने समाज और जाति की बात की। तो उस व्यक्ति को धक्के मारकर, धोती फाड़कर, कुर्ता फाड़कर, टोपी हटाकर, नेम प्लेट हटाकर, धक्का मारकर बाहर निकाल दिया गया। सोनिया गांधी उसके बाद बनी, कौन सा चुनाव लड़कर बनी भाई सोनिया गांधी? बता दीजिए। सीताराम केसरी के खिलाफ कोई चुनाव लड़ा था क्या उन्होंने? चौथी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, चलिए ये अपने आर्टिकल 19 संविधान का बता नहीं पाएंगे CWC के कौन से सदस्य चुने हुए हैं, परंतु मुझे एक बात बताइए कि आज जब चुनाव की प्रक्रिया हो रही थी, थरूर साहब ने बताया है कि एक कैंडिडेट को ऑफिशियल कैंडिडेट की तरह प्रस्तुत किया गया, सारे नेता जो है उसके साथ पहुंचे, और दूसरे कैंडिडेट को अलग थलग कर दिया गया।
और वो कैंडिडेट भी अगर उसको मानते कि ये चुनाव प्रक्रिया है और ये आपकी पार्टी की विचारधारा के लोग हैं, तो उस ठीक है शहजाद जी, तमाम सवाल मैं उठा लेती हूँ, लेकिन सर देखिए ये इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि 2 कैंडिडेट हैं मैदान में जो अखिलेश प्रताप सिंह जी कह रहे हैं, और ये उनकी डेमोक्रेसी है कि कम से कम दो कैंडिडेट जो कि गैर गांधी परिवार के हैं वो कम से कम चुनाव लड़ तो रहे हैं। मैं जल्दी कंप्लीट 10 सेकंड दे दीजिए जल्दी प्राची, 10 सेकंड केवल दे दीजिए इस पॉइंट पे, 10 सेकंड दे दीजिए प्राची जी। प्रत्याशियों का होना नहीं होना ये चुनाव हुआ है सही से इसका प्रमाण नहीं है, प्रक्रिया का फॉलो होना ज्यादा जरूरी है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, महाराष्ट्र में हमारी एक विधानसभा की बाई इलेक्शन थी, तो वहां पर क्योंकि किसी के पिताजी का देहांत हो गया था तो सारी पार्टियों ने फैसला किया कि हम कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे, कांग्रेस का कैंडिडेट जीत गया। तो क्या वो चुनाव नहीं था? निर्विरोध चुनाव होता है, परंतु प्रत्याशियों के साथ केवल एक फिक्स्ड मैच हो वो जरूरी नहीं कि चुनाव होता है। चलिए आप इसे फिक्स्ड मैच बता रहे हैं। हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी भी जुड़ गए हैं। एक सेकंड शहजाद जी, तमाम सवालों का जवाब ले लूं मैं, फिर मैं उसके बाद हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के पास जाऊंगी। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, क्या ये वाकई में आई वॉश की स्थिति हो रही है? अध्यक्ष पद का चुनाव कराने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, जो नामांकन आज हो गया है, शहजाद पूनावाला का ये आरोप है। देखिए, शहजाद पूनावाला जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी को कोई भी अगर उनको हम दोष दें तो वो व्यर्थ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो कर्तव्य है कांग्रेस पार्टी में जो कुछ हो उसका विरोध करना। अगर हम ये कहेंगे कि सूरज पूरब से निकलता है तो ये कहेंगे साहब कांग्रेस कह रही है तो ये तो पूरब से नहीं निकलता, पश्चिम में छुपता है। तो सवाल इस बात का है कि भाई कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर इलेक्शन हो रहा है तो इसको ही एप्रिसिएशन तो करो, इसको एप्रिसिएट तो करो। आपके यहाँ तो इलेक्शन नहीं होता, नंबर 1। प्राची जी, इनके 2 हमले बहुत बड़े थे। पहला हमला था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो पार्टी नहीं है, परिवार है, और इस पार्टी का अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर का नहीं होगा। तो बीजेपी को माफ़ी मांगनी चाहिए। देश को इन्होंने जो भ्रमित किया, जो देश को धोखा देने की बात की, वो गलत सिद्ध हो गई। कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने ये फैसला लिया कि कांग्रेस का जो अगला अध्यक्ष होगा वो गांधी परिवार से नहीं होगा, और कांग्रेस पार्टी का अगला अध्यक्ष गांधी परिवार से नहीं होने जा रहा है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा जी वहाँ इलेक्शन की जो प्रक्रिया है वो ऐसे है, वैसे है, ये है, वो है। भाई हमारा सिलेक्शन से नहीं आ रहा नया अध्यक्ष, इलेक्शन से आ रहा है। अब शशि थरूर जी लड़ रहे हैं और खड़गे जी लड़ रहे हैं। शशि थरूर जी कोई दुश्मन थोड़ी हैं नेतृत्व के, वो भी नेतृत्व के ही हैं, और खड़गे जी भी नहीं हैं। लेकिन किसी कैंडिडेट के साथ ज़्यादा लोग प्रस्तावक बन गए, किसी के कम बन गए, किसी के साथ कोई। मैं खुद दिग्विजय सिंह जी का नॉमिनेशन कराने के लिए गया था, मैं उनका प्रस्तावक भी बना, मैंने दस्तखत किए, लेकिन उसके बाद दिग्विजय सिंह जी ने ये फैसला लिया कि भाई मैं नॉमिनेशन नहीं करूंगा, क्योंकि खड़गे जी बहुत वरिष्ठ हैं और दलित हैं। इसी पॉइंट पर मैं सवाल करूंगी सर आपसे। प्रमोद कृष्णम जी यही सवाल अभी उठा भी रहे थे, बीजेपी की तरफ से सवाल भी उठाए जा रहे हैं। एक सेकंड सर, बस इसमें सवाल ये खड़ा हो रहा है कि पहले अशोक गहलोत थे, फिर उसके बाद दिग्विजय सिंह कैंडिडेट होंगे, फिर उसके बाद एकाएक मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आता है, वो नॉमिनेशन भरने चले जाते हैं, दिग्विजय सिंह बैकस्टैप कर लेते हैं। ये अचानक से नाम कैसे सामने आया सर? इसमें भी तो आला कमान और हाई कमान से बात करके ही शायद इस कैंडिडेट को लाया गया होगा। देखिए, मैं आपके सवाल का सम्मान करता हूं। अगर मैं इस सवाल को टालना चाहूं या कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहूं तो मैं कह दूंगा साहब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बड़े साफ दिल से बता रहा हूं, क्योंकि राजनीति में होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि झूठ ही बोलना है। झूठ ही बोलने का नाम राजनीति नहीं है, सच भी बोलना चाहिए। मैं खुद कह रहा हूँ, प्राची जी, राजा दिग्विजय सिंह जी का प्रस्तावक बनने के लिए मैं गया था, मैंने उनके फार्म पे दस्तखत भी कर दिए थे, लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने ये कहा कि आचार्य जी मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब सवाल उठता है कि साहब कल तक तो दिग्विजय सिंह जी कैंडिडेट थे, तो प्रश्न ये पैदा होता। अब अगले सवाल का मैं जवाब दूं। आप कह रही हैं क्या कांग्रेस नेतृत्व से सब बात करके इकट्ठा हुए? कांग्रेस नेतृत्व का कैंडिडेट कोई नहीं है, सारे कैंडिडेट कांग्रेस नेतृत्व के। यदि ऐसा नहीं होता तो दिग्विजय सिंह जी पर्चा क्यों खरीदते? उन्होंने पर्चा खरीदते वक्त ये कहा था कि मेरी कांग्रेस लीडरशिप से कोई बात नहीं हुई है,
ठीक। दूसरा, शशि थरूर जी ने जब पर्चा खरीदा, उन्होंने भी कहा कि मैं सोनिया जी से जब मिलके आया तो मैंने उनसे पूछा क्या मैं चुनाव लड़ूं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल कोई भी लड़ सकता है। चलिए, शहजाद जी इस बात पर जवाब दे रहे हैं सर। क्या उन्हें सोनिया जी ने कैंडिडेट बनाया है? इसी बात को लेकर इस बात का जवाब तो खड़गे जी देंगे। शहजाद जी, मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जल्दी से छोटा सा रिएक्शन दीजिएगा, फिर हर्षवर्धन जी को चर्चा में लाना है। हाँ, छोटा सा रिएक्शन देता हूं क्योंकि हर्षवर्धन जी को भी बोलना है। देखिए आचार्य जी, थोड़ा मेरी बात को सुनिए। आपके मुंह से निकल गया कि शशि थरूर जी गए थे तो सोनिया जी से मंजूरी मांगी। भाई, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की मंजूरी मांगी? वो तो सीईसी नहीं है, वो तो अध्यक्ष है केवल। सीईसी एक अलग अथॉरिटी है संविधान के तहत कांग्रेस पार्टी के। पहला सवाल। दूसरा सवाल अखिलेश जी से पूछेगा कि जो सीडब्ल्यूसी का मैंने पूछा कौन से सदस्य चुनकर आते हैं उसमें, और आज तक कितने चुनाव हुए उस सीडब्ल्यूसी के, वो जरा बता दे। तीसरा सवाल मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि जो 9000 डेलीगेट जो इसमें चुनाव में वोट करेंगे उनके चुनाव कब हुए। चलिए दिल्ली के राज्य का बता दीजिए जहां पर 280 डेलीगेट चुने जाते हैं। चौथा सवाल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है प्राची जी, इसका जवाब जरूर लीजिएगा। देखिए, जब अशोक गहलोत जी का नाम चल रहा था तब उनसे क्या डिमांड थी राहुल गांधी और सबकी कि 1 पर्सन 1 पोस्ट। हालांकि इंदिरा जी, नेहरू जी, सोनिया जी, राजीव जी कभी 1 पर्सन 1 पोस्ट पर नहीं रहे, पर उनकी डिमांड थी 1 पर्सन 1 पोस्ट हो। तो बिना नामांकन भरे अशोक गहलोत के खिलाफ एक सीएलपी ऑर्गेनाइज की गई कि चलो सीएलपी करके अगला मुख्यमंत्री चुनो। आज जब खड़गे जी ने नामांकन भरा है, वो तो एलओपी है राज्यसभा के, वो एलओपी पर है, मतलब कि आज उनके पास पद है। और अभी अखिलेश जी ने कहा कि वो तो अगले अध्यक्ष है, मतलब 1 पर्सन 2 पोस्ट हो गया। मतलब कि अपनी सहूलियत के हिसाब से सारे सिद्धांतों को बदला जा रहा है और हमें कह रहे हैं कि ये चुनाव इसका जवाब आचार्य जी देंगे और अखिलेश प्रताप सिंह जी भी देंगे, लेकिन पहले मैं हर्षवर्धन सिंह की खोज है। मैं त्रिपाठी जी का पहले एक रिएक्शन ले लूं। हर्षवर्धन जी, आज जो कुछ हुआ या बीते 2-3 दिनों से जो हम ये भागदौड़ और ये जो हॉचपॉच देख रहे हैं, हर्षवर्धन जी के पास चले जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जल्दी से सर, जल्दी से अपनी बात जल्दी से काउंटर करिए क्योंकि वो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सर प्रमोद कृष्णम जी, जल्दी से काउंटर करिए। नहीं, वो हर्षवर्धन जी इंतजार कर रहे हैं, मैं भी कभी कभी उनका इंतजार करता हूं, लेकिन सवाल मुझसे हो रहा है। और प्राची जी, आप बहुत अच्छी बहस करा रही हैं। मैं शहजाद पूनावाला जी को कहना चाहता हूं कि सोनिया जी से अगर कोई अनुमति लेने शशि थरूर जी गए तो कोई ऐसा नहीं है, घर के बुजुर्ग से आशीर्वाद लेने ही जाता आदमी जब कोई ऐसी जंग में जाता है। और सोनिया जी लीडर हैं, सोनिया जी सबसे वरिष्ठ हैं, सोनिया गांधी इस कांग्रेस पार्टी की सर्वमान्य नेता हैं, तो उनके पास जाकर के अगर अनुमति ले ली तो क्या बात गुनाह हो गया भाई? चलिए ठीक है, इस पर क्या आपत्ति है शहजाद जी बाद में जवाब देंगे। पहले अब हर्षवर्धन जी, आज जो कुछ हुआ और जो कुछ बीते 2-3 दिनों से हो रहा है, पहले गहलोत का नाम, फिर दिग्विजय सिंह जी का नाम, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे, फिर उनके साथ G23 के नेताओं का आना, तमाम सीनियर लीडर्स का नामांकन दाखिल करवाना, क्या मैसेजिंग है? देखिए प्राची, सबसे पहले तो ये कि ये बिल्कुल कांग्रेस पार्टी का अपना एक जो कहें कि विशेषाधिकार है कि कौन कौन लोग कैसे लड़ें वो ये तय करे। लेकिन मुझे एक बड़ी विचित्र सी चीज़ दिख रही है और बड़ा अच्छा लग रहा है कि आचार्य जी ने कहा कि इंतज़ार करना चाहिए। मुझे बिल्कुल ज़्यादा बोलने का तो आज कांग्रेस के लोगों का ही है, उनको बोलना चाहिए। और आचार्य जी बड़े अच्छे से बात रखते हैं, कांग्रेस पार्टी नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि आपको बोलने का अधिकार नहीं है। दिग्विजय सिंह जी का नहीं, अरे मैं ये कह भी नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं इंतजार कर लेंगे। लेकिन दिग्विजय सिंह जी का, चूंकि आचार्य जी उनके बड़े नजदीक हैं, दिग्विजय सिंह जी का बयान ध्यान से सुनना चाहिए। अशोक गहलोत ने गांधी परिवार की लोकतांत्रिक दिखने की, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराने की पूरी योजना को धराशायी कर दिया। और जो रही सही कसर थी वो आज सुबह का जो दिग्विजय जी का बयान था, जो 11-12 बजे के आसपास आया था, जब पहले उन्होंने कहा कि 1 घंटे में सब साफ हो जाएगा, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। उन्होंने कहा कि मैं तो रात में गया था खड़गे जी के पास कि आप अगर चुनाव लड़ रहे हो तो मुझे बता दीजिए, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं कहा और आज भी उन्होंने नहीं बताया है। मीडिया के जरिए मुझे पता चलता है, इसलिए चूंकि वो मुझसे उम्र में बड़े हैं तो क्या 80 से ऊपर का कोई आ जाएगा तो खड़गे जी भी नाम वापस ले लेते, ऐसा होता क्या। और जो सबसे बड़ी बात है जिसको मैं बार बार कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, देश में सबसे लंबे समय तक राज किया है। सोनिया गांधी एक बहुत कुशल नेता के तौर पर रही हैं, 24 साल से अध्यक्ष हैं, बीच का करीब 1.5 साल या 17-18 महीने ठीक अखिलेश जी और आचार्य जी बताएंगे जब राहुल जी थे। राहुल गांधी एक असफल नेता के तौर पर कुर्सी छोड़कर गए थे और उन्हीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इतनी बड़ी है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कैसे होगा, कौन लड़ेगा, क्या करेगा, किस तरह की रणनीति होगी, वो पार्टी नहीं बना पा रही।
और कमाल की बात यह है कि जब प्लान बी नहीं होता है तो यही हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है कि अशोक गहलोत आज कह रहे हैं कि भाई हम तो सब कुछ आला कमान का मानते हैं, जयपुर में नहीं माना। कहा गया पार्टी अध्यक्ष बन जाओ तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद चुना, एक तरह से गांधी परिवार को अपमानित किया। और आज यहां स्थिति आकर खड़ी हो गई है कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक नेता के तौर पर वो बहुत बार विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, भी राज्यसभा में नेता हैं, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी जो पब्लिक कनेक्ट की बात कर रही है, जिस लड़ाई की बात कर रही है, क्या उसको लेकर वो आगे जाते हुए दिखते हैं? बहुत मुश्किल दिखता है। और फिर अगर यही करना था तो अब तो कोई ये कह नहीं सकता कि चुनाव जैसा हो रहा है। शशि थरूर बेचारे वो एक तरह से कहें कि जिस अवस्था में पहुंच गए हैं और जिस तरह से भारी भरकम बड़े बड़े नाम सब प्रस्तावक इधर आ गए, तो इसका मतलब ये है कि चुनाव के नाम पर कांग्रेस की सारी कवायद धरी की धरी रह गई। अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाने की जो कोशिश थी वो धरी की धरी रह गई। और अब जो सबसे बड़ा सवाल है, कांग्रेस इससे क्या हासिल कर लेगी इस चुनाव कराने भर से 24 साल गांधी परिवार में अध्यक्षी रहने के बाद? अखिलेश प्रताप सिंह जी, इन तमाम सवालों का जवाब दीजिए। ये कैसा लोकतंत्र है भाई कि दिग्विजय सिंह ने खरीद लिया पर्चा और वो गए मल्लिकार्जुन खड़गे के पास कल, लेकिन इस बात का जवाब उनके पास नहीं था। उन्होंने नहीं बताया कि मैं भी कल नामांकन भरूंगा। देखिए, जो तानाशाही प्रक्रिया में होते हैं उन्हें परिवार में अपने से बड़े का या पार्टी में अपने बड़े का सम्मान का न लहजा होता है, न उसका कोई उनके पास एक्सपीरियंस होता है। तो उनके पास वो बुरा लगता है कि अगर दिग्विजय सिंह अपने बुजुर्ग के सीनियर के घर गए और उन्होंने उनके साथ अपना समर्थन दे दिया, तो ये जो तानाशाही प्रवृत्ति के सोच के लोग या विचारधारा के लोग या दल के लोग हैं, उनको ये पचता नहीं है, क्योंकि उन्हें लोकतंत्र से जरा सा भी लोकतंत्र हो जाए तो वो अपच सा होने लगता है। तो पार्टी हो या हमारे भाई साहब जो अभी बता रहे थे, ये वाजिब सा प्रश्न उनका है, कोई उसमें आश्चर्य आने की बात नहीं है। नहीं, अखिलेश प्रताप सिंह जी, शायद आपको कन्वे गलत हो गया। सर सुनिए, सवाल उनके पीछे हटने को लेकर नहीं उठाया गया है। अखिलेश जी, सवाल उनके पीछे पैर खींचने को लेकर नहीं उठाया गया। सवाल उठाया गया है कि वो दिग्विजय सिंह जो कल तक पर्चा भर रहे थे और ये कहा जा रहा था कि वो नामांकन दाखिल करेंगे, वो कल गए खड़गे साहब के पास, लेकिन खड़गे जी ने उन्हें नहीं बताया कि मैं भी नामांकन दाखिल करूंगा, या उनको पता ही नहीं था। सुनिए सुनिए, आज दोपहर तक पिक्चर क्लियर नहीं थी। अखिलेश जी, ये सवाल था। अच्छा, अगर हमारे परिवार में, जी हाँ, वही सवाल का जवाब दे रहा हूँ। हमारे परिवार में, कांग्रेस परिवार में यदि इतना एक दूसरे का सम्मान है तो वो तानाशाह के लोगों को नहीं पचेगा, वो बुरा लगेगा। और जिस दिन तक बुरा लगेगा तब तक हम अपने आप को मानेंगे कि हम ठीक हैं। वो अगर कुछ अच्छी बात बोलते तो मुझे चिंता होती कि हम लोगों ने कहीं कुछ अपनी विचारधारा से समझौता कर लिया क्या। आरएसएस या बीजेपी के लोग अगर हमारी तारीफ करने लगेंगे तो उस दिन हम लोग के लिए चिंता का विषय होगा। प्रधानमंत्री का 3 बार 89 के बाद प्रधानमंत्री का 3 बार पद मिला कांग्रेस को, और तीनों बार सोनिया गांधी के लिए, जब राजीव जी के डेथ के बाद, जब नरसिम्हा राव जी हुए थे, तो भी कांग्रेस पार्टी कई दिनों तक उन्हीं को बनाना चाहती थी। उन्होंने राजनीति में आने से मना कर दिया। 2004 के पहले 2003 में अजय अटल जी जो अजय थे, उनको हरा करके सोनिया जी प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित की गई। उन्होंने माननीय मनमोहन सिंह जी को दे दिया। 2009 में फिर सोनिया जी की, मनमोहन सिंह की, कांग्रेस और राहुल जी की बदौलत कांग्रेस सत्ता में आई। मनमोहन सिंह जी खुद कहे थे सोनिया जी बन जाए। अखिलेश जी, आप इतिहास में चले गए। मैंने तो कल ही की घटना पर आपसे सर सवाल किया था, उसका जवाब आपने जरूर बीजेपी पर डाल दिया। बात होने दीजिए, बात होने दीजिए, अखिलेश कंप्लीट होने दीजिए। आप करिए कंप्लीट। अखिलेश जी, शांति रखिए सर, शांति रखिए, आराम से अपनी बात करिए, आराम से बात करिए सर। मैंने जो सवाल आपसे पूछा था उसका जवाब आपने मुझे नहीं दिया, आप मुझे इतिहास में ले गए। तो सर मैं तो आपको खींच के लाऊंगी ना प्रेजेंट में। सवाल की अगर आवाज नहीं आती है, मैं भाई, तो जब मैं रुकूं तब न बोलिए, या मैं रुक जाया करूं, क्योंकि ना मेरे सामने टीवी है, दोनों बातों के बीच फिर सुनाई नहीं देता है। आपने क्या सवाल किया, मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया। मेरा सेंटेंस बस कंप्लीट होने वाला है कि इस परिवार ने दुनिया की सबसे, राजनीति में सबसे शीर्ष पद जो होता है प्रधानमंत्री, उसे त्यागा है। हमारे आदरणीय मोदी जी, आडवाणी जी के लिए क्या कहते थे? आ गई आपकी बात मेरे सर। जीवन के मैं अखिलेश जी
रुकिए आप सर, रुकिएगा सर, फिर आप कहेंगे कि आप मेरा सवाल नहीं क्या व्यवहार किया जा रहा है। रुकिएगा सर, हमारे यहाँ ये सब नहीं है। रुकिएगा एक सेकंड, फिर आप कहेंगे कि आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पाई। इस सवाल का जवाब मैं आचार्य जी से लूंगी, लेकिन प्लीज बोलिए सर, मेरा सवाल कल की घटना को लेकर था कि दिग्विजय सिंह जी खड़गे जी के यहाँ गए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि खड़गे साहब चुनाव लड़ने वाले हैं। आज दोपहर तक नहीं पता था, इसको लेकर था सर। आपने तानाशाही पर डाल दिया। शहजाद पूनावाला जी, इस बात का जवाब दे दीजिए। ये तो बलिदानी पार्टी है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि इनके यहाँ तानाशाही चल रही है? मैं जवाब दे रहा हूं। अखिलेश जी एक सेकंड, मैं शहजाद पूनावाला जी के पास चली गई हूँ सर, तब आपने जवाब दिया नहीं था। रुक जाइए अब एक सेकंड। अरे तब सवाल हमसे किया आपने, जवाब शहजाद पूनावाला से लेंगे। अखिलेश जी, आपने उस वक्त जवाब नहीं दिया था सर। मैं एक ही मेहमान पर ज्यादा देर तक नहीं रह सकती ना, मुझे सबको समय देना है। शहजाद पूनावाला जी, अब सुनाई दिया तो अब दे रहा हूँ। जब मेरे पार्टी का जवाब शहजाद पूनावाला देंगे। अरे सर, आपके आरोपों का जवाब ले रही हूँ। एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड रुकिए सर। शहजाद जी, देखिए चर्चा बहुत अच्छी तरह से चल रही है, तो एक एक करके अपने समय पर बात रखें। मैं छोटे में बोल देता हूँ ताकि इनको ज़्यादा समय मिले। देखिए, उन्होंने आचार्य जी और अखिलेश जी ने एक बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये जब एक परिवार होता है तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने में क्या हर्ज है। उन्होंने दिग्विजय जी के संदर्भ में भी कहा और थरूर जी सोनिया जी के वहाँ गए तो उसमें उस संदर्भ में कहा। मैं पूछना चाहता हूँ, फिर क्या सोनिया गांधी सीताराम केसरी का आशीर्वाद लेने गई थी क्या? वो तो बुजुर्ग भी थे और वो तो पार्टी के कर्ता धर्ता अध्यक्ष भी थे। धक्के मारकर, कुर्ता फाड़कर, और राशिद किरवाई की बुक जरूर पढ़ना, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के पास तो होगी वो किताब। अच्छा, दूसरी बात आ जाइए, परिवार का मामला है, आंतरिक मामला है। भाई हम लोग थोड़ी ना सार्वजनिक कर रहे थे। टीवी पर दोनों गुट के नेता बैठ बैठ के एक किसी को गद्दार बोल रहा था, दूसरा बोल रहा था तुम्हारा अलाइनमेंट बिगड़ गया है, तीसरा तो ऐसे शब्दों का चलन यूज कर रहा था जो मैं शब्द बोल भी नहीं सकता। डी से वो शब्द है। मेरी संस्कृति, मेरी पार्टी की संस्कृति नहीं है ऐसे शब्दों का। तो सार्वजनिक आप कर रहे थे आंतरिक मामले को ऐसी गाली गलौज करके। चलिए तीसरी बात पर आ जाते हैं। प्लीज प्राची जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, मेरी ये हमेशा यही रहती है, हस्तक्षेप किसी के बीच में ना करो। देखिए, तीसरा ये है कि ये मॉडल क्या है। आज भी सत्ता उसी परिवार के हाथ में है। जैसे मनमोहन सिंह को रिमोट कंट्रोल बनाकर, प्रॉक्सी बनाकर सोनिया गांधी ने पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी का इस्तेमाल किया, आज वही कवायद यहां हो रही है। इसीलिए तो चुनाव होने से पहले ही पहले गहलोत जी को बना दिया, फिर हटा दिया, अब खड़गे जी को बना दिया, फिर हटा दिया। और चौथी बात, देखिए आचार्य जी बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है, स्वामी है, मैं उनका आशीर्वाद भी लेता हूं जब भी मिलता हूं। पर स्वामी जी, ये जिसको आप इंटरनल डेमोक्रेसी बोल रहे हो, भाई साहब ये डेमोक्रेसी नहीं है, ऐसा दंगल है कि 51 में आपको याद होगा कृपलानी ने तोड़ी, फिर राजगोपालाचारी ने तोड़ी, फिर जॉर्ज ने तोड़ी, फिर एंटनी ने तोड़ी, चौधरी चरण सिंह ने तोड़ी, उसके बाद उर्स ने तोड़ी, उसके बाद कामराज और कामराज जी ने तोड़ी, उसके बाद आ जाइए एंटनी जी ने फिर से तोड़ी, प्रणब दा ने तोड़ी, उसके बाद 90 के दशक के बाद बात करो तो ममता जी ने तोड़ी, शरद पवार ने तोड़ी, जगन मोहन रेड्डी ने तोड़ी। भाई साहब, ये कैसा आपका आंतरिक लोकतंत्र है कि बार बार टूटते जाते हो, फूटते जाते हो, और ये दिखाता है कि नेता नहीं है, केवल वहां पर एक प्रकार से एक व्यक्ति है, विचार नहीं है, पद के लिए लालसा है, पार्टी के लिए कोई उनके लिए मन में कोई कर्मठता नहीं है। और इसी वजह से, इसी स्ट्रक्चरल पार्टी की वजह से ये आज एक परिवार की जागीर बनकर रह चुकी है, एक कबीला बनकर रह चुकी है, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बन चुकी है परिवार का। इसलिए परिवार ही तय करता है। अन्यथा बताइए अशोक गहलोत जी को क्यों मना कर दिया गया? ठीक है, अब आचार्य जी, प्रॉक्सी और रिमोट कंट्रोल, इन दो शब्दों का इस्तेमाल शहजाद पूनावाला जी कर रहे हैं। आपके यहाँ चुनाव हो रहे हैं, दो नाम सामने आ गए हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि ये आरोप लग गए कि प्रॉक्सी और रिमोट कंट्रोल अध्यक्ष मिलने वाला है कांग्रेस को गैर गांधी परिवार से? देखिए, शहजाद पूनावाला जी को और भाजपा के प्रत्येक नेता को कांग्रेस की आलोचना ही करनी है। अगर मैं पूछना चाहता हूं शहजाद पूनावाला जी से, और इस बात के साक्षी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को भी होना चाहिए कि अगर दिग्विजय सिंह जी पर्चा भरते, नॉमिनेशन करते, तो क्या वो ये कहते कि कांग्रेस पार्टी ने बड़ा अच्छा कैंडिडेट दिया है? दूसरा, अगर हम अशोक गहलोत जी को कांग्रेस का कैंडिडेट बना देते तो क्या बीजेपी प्रशंसा करती? बीजेपी फिर भी आलोचना करती। अगर हम अशोक गहलोत जी को कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट अशोक गहलोत जी को बनाते या कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष का चुनाव अशोक गहलोत लड़ते, तब ये कहते साहब अशोक गहलोत क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, इन्होंने तो साहब उल्लंघन किया था पार्टी के निर्देशों का। अगर दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ते तो ये कहते साहब दिग्विजय सिंह जी को बनाते हो, साहब ये तो आरएसएस को ये कहते हैं, ये तो बीजेपी के ये कहते हैं, ये तो फलाना करते हैं, ढिमाका करते हैं, तो ये तब बुराई करते, आलोचना करते। या शहजाद पूनावाला जी से पूछना चाहता हूँ, दिग्विजय सिंह जी से मेरे निकट हैं या मैं निकट हूँ
उनके, मगर शहजाद पूनावाला जी 10, 12, 15 साल दिग्विजय सिंह जी के बड़े निकट थे, बड़े प्रिय हैं। तो अगर दिग्विजय सिंह जी चुनाव लड़ते तो क्या शहजाद पूनावाला जी भाजपा छोड़ के कांग्रेस आ जाते? तो ये सब बातें हैं प्राची जी, बातें हैं, बातों का क्या, सियासत है, होने दो, चुनाव हो रहा है, कम से कम कांग्रेस पार्टी में इलेक्शन तो हो रहा है, इनके यहाँ तो होता ही नहीं। अशोक गहलोत जी का नाम सर बड़ा मुखर हुआ था, लेकिन देखिए ना बीच में अब वो चुनाव लड़ने से इनकार कर गए जो राजस्थान में हुआ। यही तो कह रहे हैं शहजाद पूनावाला जी कि आपने तो अपने घर की जो लड़ाई थी वो सार्वजनिक कर दी, इसीलिए बीजेपी को आप पर सवाल खड़े करने का मौका मिल गया। नहीं, मैं तो बीजेपी को यह कहना चाहता हूं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने। अरे भाई, हमारे अपने घर का मामला, इलेक्शन हो रहा है, हम कोई दुश्मनी थोड़ी कर रहे हैं। अब हम अपनी पार्टी का इलेक्शन कर रहे हैं, आपके यहाँ तो इलेक्शन होता नहीं, तो वो विषय बेकार है। आपको तो चर्चा ही नहीं करनी चाहिए कांग्रेस पार्टी के इंटरनल मैटर्स और इलेक्शन पर, खासतौर से इलेक्शन पर। लेकिन मुझे आप बताइए प्राची जी, 2019 का चुनाव जब हुआ तो नरेंद्र मोदी जी प्रचंड बहुमत से जीते, और उसके बाद बंगाल में उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी को हराया, बिहार में लालू जी की पार्टी को हराया, और महाराष्ट्र में शरद पवार जी की पार्टी को हराया, उत्तर प्रदेश में मायावती जी और सपा के गठबंधन को भी हराया। लेकिन किसी पार्टी ने और किसी पार्टी के नेता ने इस्तीफा नहीं दिया। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए सिर्फ किसने इस्तीफा दिया? राहुल गांधी जी ने। और जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया तो बीजेपी क्या कहती थी? याद करिएगा, पूनावाला जी हर चीज में दिक्कत है आपको, वो चुनाव कराएं तो दिक्कत, ना कराएं तो दिक्कत, उनके मोरल अगर वो ग्राउंड पर कोई कदम उठाएं तो दिक्कत। अरे भाई, आखिर आप चाहते क्या हैं? क्या चाहते हैं आप? जवाब दीजिए, क्या चाहते हैं? देखिए, इनसे मैं जवाब चाहते क्या हैं? एक सेकंड, मैं जवाब, आचार्य जी मैं जवाब देता हूँ, एक एक करके बात रखते हैं। आचार्य जी आपने बात रखी, मैंने सुनी बात। देखिए, आचार्य जी ने पहले तो कहा कि ये लोग तो चुनाव नहीं करवाते, इनको क्या अधिकार है हमारे बीच में बोलने का, ये हमारा आंतरिक मामला है। आचार्य जी 24 वर्षों का ही इतिहास उठा लीजिए, आपके यहाँ 2 अध्यक्ष माँ बेटा, हमारे यहाँ 9 अध्यक्ष जनक कृष्ण मूर्ति से लेकर नड्डा जी, और सबके इलेक्शन की सूची और डेट में लेकर आया हूँ। नड्डा जी का 20 जनवरी 2020 को हुआ, उससे पहले जो मंडल, बूथ और प्रदेश के लेवल पर जो चुनाव हुए उसका भी डेटा लेकर आया हूँ, इलेक्शन कमीशन को दिया था, पर वो आज मुद्दा नहीं है। आज मुद्दा है, चलिए मैं आपको दूसरी बात पूछता हूँ। मैंने जो पूछा कि LOP का आपने इस्तीफा लिया क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी से? आपने राजस्थान में तो CLP बुला ली थी उनको वहां से खाली करवाने के लिए, चलिए उससे ही पूछता हूँ। हम लोग क्यों बीच में बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ अशोक गहलोत को लेकर, आप ही को मिलेगा मौका। सर थोड़ा तो सुन लीजिए आचार्य जी, आप तो इतने वरिष्ठ हैं, मेरे अभिभावक भी है, सुन लीजिए ना। आपसे ही मैं पूछ रहा हूं कि जब आपने एक व्यक्ति गहलोत के लिए एक अलग पैमाना तय किया कि वो नामांकन भरने से पहले CLP बनाकर आप उसको हटाना चाहते थे, तब जाकर राजस्थान में अस्थिरता हुई, और राजस्थान में पहले भी ये अस्थिरता हुई है, इसीलिए तो हमको बोलना पड़ा, क्योंकि आपका आंतरिक मामला सार्वजनिक बना और भुगत रही है राजस्थान की जनता। अब राजस्थान की जनता को आपने अस्थिरता में झोंक दिया। और आखिरी बात आपने कही त्याग की कि देखो राहुल जी ने तो इस्तीफा दे दिया। चलिए, आप ही के पैमाने से जब 5 राज्यों पर हारे और उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक हार हुई, 7% से 2% वोट शेयर हो गया, वही प्रियंका जी जिसके आप एडवाइजर कहलाते हैं, उन्होंने तो अमेठी की सीट 2019 में हरवाई थी, उनका इस्तीफा कहां है जी? और वो जनरल सेक्रेटरी कैसे बन गई बिना चुनाव के? और अभी भी आपने नहीं बताया है कि CWC के कौन से वो 12 सदस्य हैं जिनको चुना गया है आप ही के संविधान आर्टिकल 19 के तहत। चलिए, हमारी मत मानिए, आप तो हम बीजेपी वाले अगर ये कह देना आचार्य जी से कि ऑक्सीजन अच्छा है, तो आचार्य जी नाक बंद करके पकड़ के बैठ जाएंगे और कहेंगे ऑक्सीजन लेना ही नहीं है। तो आप हमारी प्रक्रियाओं पर मत जाइए, हमारे यहाँ तो चुनाव होता है, 9 अध्यक्ष हुए, आप अपना बता दीजिए। ठीक है शहजाद जी और आचार्य जी, आप दोनों एक दूसरे को ये कह रहे हैं कि हम तो कुछ भी करें, सबको आपत्ति नजर आती है। मैं आऊंगी आचार्य जी, आपके पास एक सवाल है। त्रिपाठी जी सवाल इस बात को लेकर है, चूंकि चर्चा मैंने इस सवाल से शुरू की थी। मैं आ रही हूँ आचार्य जी, आप इन सवालों का जवाब दीजिएगा। एक सेकंड चाहिए। अच्छा, ओके। त्रिपाठी जी सवाल इस बात को लेकर है, चूंकि चर्चा मैंने इसी सवाल से शुरू की थी। आ रही हूँ अखिलेश जी आपके पास भी, कि ये जो कांग्रेस में हो रहा है, अध्यक्ष पद के लिए इतना सब कुछ हुआ, अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए इतना सब कुछ हुआ, उसका असर हमने राजस्थान में देखा। ऐसे इस तरीके से क्या 2024 की लड़ाई को मुकम्मल किया जा सकता है सामने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा लीडर हो? देखिए प्राची, सबसे बड़ा सवाल यही है, और इस सवाल का जवाब वो कांग्रेस के भीतर का सिर्फ है या कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, ये कहकर टाला नहीं जा सकता है। और आप सोचिए, मैं कह रहा हूं कि भारत जोड़ो यात्रा बड़ी महत्वपूर्ण है, करना चाहिए था। देश के हर नेता को समय समय पर यात्राएं करनी चाहिए, उससे लोगों का मानस समझ में आता है, जुड़ाव होता है। राहुल गांधी जी कर रहे हैं, बड़ा अच्छा है। लेकिन आप सोचिए कि जिन 2 चुनावी राज्यों को इन्होंने अपने भारत जोड़ो यात्रा के एजेंडे में रखा ही नहीं है, मूल रूप से वो एजेंडे में नहीं है, हिमाचल और गुजरात, तो क्या ये चुनाव के वक्त ये जरूरी था कि आप कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव करा रहे हैं?
और उधर भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी। जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो उनके साथ यात्रा में समय समय पर शामिल हो रहे हैं, और अचानक जब कल रात को मीटिंग करनी पड़ी तो ऑनलाइन राहुल गांधी को जोड़ना पड़ गया, जिस मीटिंग में तय हुआ कि अब मल्लिकार्जुन खड़गे जाएंगे। सवाल यही है कि क्या सारा का सारा फैसला वो बिना किसी योजना के लिया जा रहा है? क्या सोनिया गांधी की जो एक, जिसको हम कहते हैं ना, जिसकी तारीफ कर रहे हैं अखिलेश जी, आचार्य जी, ठीक बात है कि 2004 में सोनिया जी मजबूरी में ही सही, उनको त्यागना पड़ा था, मजबूरी का त्याग था वो हम सबको ध्यान में है। जंतर मंतर पे वो किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता ने पिस्तौल लगा ली थी अपने उस पे कनपट्टी पे, कोई लटकने जा रहा था पेड़ से, जाने क्या क्या तमाशा हुआ था, और उसके बाद अचानक सोनिया जी को लगा कि अब कोई मिलेगा नहीं तो मनमोहन सिंह मिल गए, तो त्याग वो मजबूरी का त्याग था। लेकिन उसके बावजूद सोनिया गांधी ने बहुत अच्छे से पार्टी चलाई, 10 साल तक कांग्रेस की सत्ता रही। सवाल यहां यही है कि जो सोनिया गांधी की सत्ता, साहस, निर्णय लेने का जो मजबूती थी वो सब खत्म हुई, जो राहुल जी के समय आना था, क्या वो सब अब नहीं आएगा क्या? और अगर वो नहीं आएगा तो क्या 2024 की लड़ाई मल्लिकार्जुन खड़गे इस तरह से अध्यक्ष बन के लड़ पाएंगे? मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा है। इसका जवाब खोजना कांग्रेस के लिए अखिलेश प्रताप सिंह जी, देखिए सवाल चूंकि 2024 को लेकर है और ये कवायद जो सारी हो रही है इस देश में 2024 की लड़ाई को लेकर है, इसी को लेकर सवाल हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने उठाया और यही सवाल मेरा भी था कि इस तरीके से क्या लड़ाई कीजिएगा आप बीजेपी से? देखिए, छद्म लोकतंत्र के बौने हमेशा कद्दावरों से डरते रहते हैं, डरते रहेंगे और भविष्य में भी डरेंगे, क्योंकि वो दिखावा करते हैं कि हम लोकतांत्रिक हैं, तो जहाँ लोकतंत्र है उससे डरेंगे, वाजिब है। डर रहे हैं, इस चैनल पे बैठे लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, वो दिख रहा है, बताने की आवश्यकता नहीं है। और लोकतंत्र तो बीजेपी में इतना है कि बताने की आवश्यकता नहीं है। केंद्रीय मंत्रियों को न बोलने की इजाज़त है, न प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त है, न अपना स्टाफ रखने की इजाज़त है। आज ही गडकरी जी ने किसी कार्यक्रम में बताया इस देश के हालात के बारे में, कितनी गरीबी है, भूखमरी है, अराजकता है, हिंसा है, सब बताया गडकरी जी ने। मोदी जी को बताते हैं लोग कि मोदी जी का मुकाबला, मोदी जी का कोई 2-4 अच्छे पॉइंट तो कोई बता दे। अभी आज ही बोले हैं कि खेल की जगत से हमने परिवारवाद खत्म कर दिया। अरे वहीं बगल में तो थोड़े दूर पे खड़े थे शाह साहब, अब संविधान ही बदल दिया, 3 साल के कार्यकाल को 5 साल कर दिया। और क्रिकेट के तो खैर वो इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि पूछने की क्या ज़रूरत है, और तमाम उनके पार्टी में हिमाचल से लेके कहाँ तक बैठे पड़े, बताने की आवश्यकता नहीं है। संभवतः बुलेट ट्रेन से ही गए होंगे अहमदाबाद, बोले तो 2022 में बुलेट ट्रेन से आएंगे, बुलेट ट्रेन से ही गए होंगे। अब वो ट्रेन जिसका उद्घाटन किए और वो एयरपोर्ट, अब वो देख गए किस दिन वो बिकेगा, इसका इंतजार करिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया था, इकोनॉमी की और बाहरी व्यवस्था, कहते हैं 18 घंटे मोदी जी, 18 घंटे रुकिएगा तभी तो मैं अपना सवाल रखूंगी, फिर आप कहेंगे आपने मेरा सवाल नहीं सुना। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया कि बीजेपी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत नहीं। 1 मिनट सर, सुन तो लीजिए मेरा सवाल, फिर सवाल का जवाब नहीं आएगा, फिर आप कहेंगे कि आप दूसरी जगह चली गई। सवाल यह है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, सर आपके यहाँ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दूसरे परिवार पलटवार करने के लिए हो जा रही है आजकल। क्या हुआ राजस्थान में? एक गुट दूसरे गुट को नीचा दिखाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। इस तरीके से लड़ाई लड़िएगा, ये मेरा सवाल था। चलिए एक प्रश्न, चलिए आपकी चिंता बड़ी अच्छी है, अब क्यों है ये हमें नहीं पता, लेकिन आपकी चिंता अच्छी है। लोग कहते हैं, आप लोग कहते हैं मोदी जी 18 घंटे मेहनत करते हैं, पता नहीं किसी ने देखा कि नहीं देखा। 18 घंटे मेहनत के बाद देश का ये हाल है, लेकिन 18 घंटे पिछले 1 महीने से ज़्यादा राहुल जी पब्लिक में हैं, सुबह 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक मेहनत उनकी दिख रही है। बिल्कुल सर, वो ग्राउंड पर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पार्टी का क्या हाल हो रहा है अखिलेश जी, ये भी देख लीजिए। वही एक देखिए, आप चिंता अगर वाजिब है तो इस पर पूनावाला के बीच में आप एक लफ्ज नहीं बोलती हैं। हमारा सेंटेंस पूरा होता है जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल होंगे, मोदी जी से सवाल करने दीजिए। आप लोग नहीं करते हैं तो हमें तो करने दीजिए। अरे करिए सर, चूंकि अभी यहाँ पर मोदी जी से सवाल करने के लिए आपको मैंने नहीं बिठाया, इसलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ। आज यहाँ चर्चा कांग्रेस को लेकर थी, कांग्रेस के भविष्य को लेकर थी। अखिलेश प्रताप सिंह जी, आप करते रहिएगा, जब आपको सवाल करने आप सवाल करिए, देश के प्रधानमंत्री। आप सुनिए,
मेरे सवाल का जवाब आप नहीं दे पाए सर, आखिर तक आप मोदी जी पर ही अटके रह गए। मैं माफी चाहूंगी आचार्य जी, मेरे पास वक्त समाप्त हो गया है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।